बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉस थ्योरी की सेकंड वीडियो में हम लोग जो है फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर पहली वीडियो देखी है तो आप लोगों को याद होगा कि हमने उस वीडियो में बॉस थ्योरी का एक इनिशियल डिस्कशन किया था और बॉस थ्योरी के उस इनिशियल डिस्कशन के साथ बॉस थ्योरी के पोस्टुलेट्स, फिर बॉस थ्योरी चूंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस करती है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को किस तरीके से ड्राइव किया गया और कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर। ये देख सकते हैं आपकी ये बॉस थ्योरी का सारा डिस्कशन हमने पोस्टुलेट से स्टार्ट किया और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स बताए और उसकी रिस्पेक्ट से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव किया, एम डी कैट की रिस्पेक्ट से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, फिर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की पूरी डेरिवेशन हमने ड्राइव की, एंड देन जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला बना उस बिहाफ पे हमने दो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताए थे और ये भी बताया था कि एम डी कैट के हवाले से भी ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें इस मामले को कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम सिंध बोर्ड के होने वाले हैं तो उनके लिए तो फिर ये है ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बॉस थ्योरी में, वो है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। जब हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन को ड्राइव कर लेते हैं तो हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमने ये तो फाइंड कर लिया कि उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, अब हमने ये देखना है कि उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी का वो ऑर्बिट होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो कीप इट इन योर माइंड कि किसी भी एटम का जो ऑर्बिट होता है, किसी भी एटम का जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो आप इस तरीके से ये कह सकते हैं कि इन एनी ऑर्बिट ऑफ एन एटम द टोटल energy of an electron is the sum of its potential energy and the kinetic energy। ठीक है जी, ये आपके सामने हमने एक छोटी सी बात रख दी कि किसी भी एटम में और किसी भी एटम के ऑर्बिट में जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो उतनी ही एनर्जी होगी जितनी ऑर्बिट की एनर्जी। और वो किस तरीके से पता चलेगी भाई ऑर्बिट की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। अब इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आपके पास ये डिस्कशन बनता है कि द टोटल एनर्जी is equals to the kinetic energy and the potential energy, sum of the kinetic and the potential energy। अब हमें इस बात का आइडिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इट डिपेंड्स कि पोटेंशियल एनर्जी किस बॉडी के लिए पड़ी जा रही है।
ठीक है, आइदर वो बॉडी हाइट पे है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पॉइंट से, ठीक है, वो रेडियस तक लेके आ सके। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये डिस्कस किया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो द नेगेटिव साइन represents that potential energy decreases when electron is brought from infinity ठीक है जी। अब इस पे पोटेंशियल एनर्जी पे हमने ये कह दिया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड इनटू द डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स के हवाले से हमने ये बात प्रीवियस वीडियो में बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि इट इज डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास ये जो फोर्स है इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा कि द पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक दिस। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इस आर के पॉइंट तक जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया कि -ZE² ओवर 4πε0 आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन हमने साइड में कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो ऊपर काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन चल रहा था, तो देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी हाफ mv²। अब इसको देखने के लिए जरा प्रीवियस डेरिवेशन पे चलते हैं। तो ये जो डेरिवेशन जब हमने स्टार्ट की थी, तो आप जरा गौर कर सकते हैं कि mv² was equals to the ZE² ओवर 4πε0 r। तो आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो पुरानी इक्वेशन में काम किया था उसमें थोड़ा बहुत हम चेंज लेके आए और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दें। अब इस पे फिर ये पॉइंट भी चेंज होगा कि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 1 लिखा था इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनी? इक्वेशन 1 हमारे पास बनी है कि mv² इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ये mv² का फॉर्मूला बना। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ये बना हाफ फॉर दी ZE² ओवर 4πε0 r। अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा डिस्कशन करके हमने साइड में बता दिया, काइनेटिक एनर्जी का पूरा डिस्कशन करके हमने साइड में बता दिया। अब एक एक करके हम यहाँ पे मामलात को डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। तो भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने लिखा हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हमने मेंशन कर दिया
माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब ये भी आपको बताया जा चुका है कि ये नेगेटिव साइन क्यों मेंशन किया, स्क्रीन पे आप लोग के सामने भी। अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू द इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 3। अब हमने क्या मामला किए कि हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे हमने मेंशन कर दिया कि हाफ और फिर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके पास दो वैल्यूज हो गए। ठीक है जी, अब जरा आप गौर करें तो द हाफ ऑफ दिस वैल्यू इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द यूनिटरी, यानी कि ये 1 कंसीडर कर लें और ये उसका क्या है, हाफ। हाफ क्यों कंसीडर कर रहे हैं, कोई आसमानी का आया ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती सपोज कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि दिस होल इक्वेशन इज प्रेजेंट इन हाफ स्टेट एंड दिस होल इक्वेशन इज प्रेजेंट इन इट्स यूनिटी। तो हाफ में से अगर आप यूनिटी को माइनस करेंगे, यानी कि हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ आपके पास बचेगा। तो हमने इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। और अब इस 1/2 को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचा माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है जी, आपके पास ये यहां तक का डिस्कशन क्लियर हो गया कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से मेंशन की जाएगी। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो आपने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव किया था, आप देखें यहाँ पे वो मौजूद है और उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि मजीद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं substituting the value of R in above equation और फिर क्या काम हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आर की जगह पे हमने लिख दिया कि एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है माइनस जेड ई स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये बना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बना एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब देखिए जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर दें, जो मल्टीप्लाई हो सकती है उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये पाई से ये आपके पाई की वैल्यू हो गई कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आप देखें z से z मल्टीप्लाई हो रहा है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन वैल्यूज को आपने लिखा माइनस जेड स्क्वायर ई 4 डिवाइडेड बाय
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें फिर वही काम जो प्रीवियस डेरिवेशन में हमने परफॉर्म किया था कि z भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है वो है ऑर्बिट की वैल्यू। तो हमने इस सब को एक जगह पे लिख दिया। और इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू बनी 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे आ गया एन स्क्वायर। इसका यूनिट बनेगा आपके पास जूल्स पर एटम, और इसको यूजुअली हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि माइनस के ओवर एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। ठीक है जी। अच्छा, अब इट डिपेंड्स कि ये के की वैल्यू आपने किस यूनिट में, एनर्जी की वैल्यू किस यूनिट में ड्राइव करनी है, उस लिहाज से आप लोग के यूज कर रहे होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1313.31 divided by n square if the unit is kilojoules per mole। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा हम एमडी कैट का डिस्कशन करें विथ रिस्पेक्ट टू दी पंजाब बोर्ड बुक। तो हमें कुछ जो है ना वैल्यूज यहाँ से क्या पता चलती हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट, तो वन का स्क्वायर तो वन होता है, तो हमारे पास क्या डिस्कशन हो जाएगा कि टोटल एनर्जी इज माइनस 1313.31 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि ये वन से डिवाइड होगी। अगर आप सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू टू से, टू का स्क्वायर यानी फोर से डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस 328.32 किलो जूल्स पर मोल। आप थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 145.92 किलो जूल्स पर मोल। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 82.08 किलो जूल्स पर मोल। और अगर आपके पास इन्फिनिटी की बात की जाए तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 किलो जूल्स पर मोल, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें फिर और भी बातें बन सकती हैं एमडी कैट के अंदर। एमडी कैट में और क्या डिस्कशन यहाँ पे बन सकता है, एमडी कैट में ये भी बन सकता है कि भाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होगी, 984.99 किलो जूल्स पर मोल। E3 माइनस E2 की वैल्यू क्या बनेगी, 182.40 किलो जूल्स पर मोल। E4 माइनस E3 की वैल्यू क्या बनेगी, 63.84
किलो जूल्स पर। अब देखें, वैसे तो सिंध में एमडी कैट में ये वैल्यूज कभी पूछी नहीं गई, लेकिन हमें एहतियातन ये तमाम वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। सो इट मीन्स कि द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ एनर्जीज डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू द हायर ऑर्बिट। ठीक है, वैल्यूज एनर्जी decreases from lower to higher orbit, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 is greater than E3 माइनस E2 और फिर E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। अच्छा, इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो पहला ऑर्बिट होगा, इन तमाम बातों से जो कुछ बातें जहन में आ रही है कि पहला ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा स्टेबल होगा कि अबाउट इतनी हाई अमाउंट की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो जंप करे। ठीक है, या फिर इसमें आता है तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करे। और फिर डिफरेंस देखें कि पहले और दूसरे में कितना डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे में और तीसरे और चौथे में। इससे उनके डिफरेंस ऑफ एनर्जी से उनकी ट्रांजिशन का भी अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे ट्रांजिशन, या फिर आप कह लेंगे कहाँ पे जंप पॉसिबल है और कहाँ पे जंप इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। इन बातों को जहन में रखिएगा। अब जब आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को डिस्कस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आपके पास डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बेशुमार न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से एक सिंध बोर्ड का मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं ताकि सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो उन्हीं की किताब से, उन्हीं की एग्जाम्पल का एक न्यूमेरिकल अगर मैं लिखूं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आपको क्लियरली बता दिए कि एल शेल, तो पहला शेल के होता है, दूसरा एल शेल, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 2, के की वैल्यू वैसे तो हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या होती है, 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल्स पर एटम। इसी में अक्सर औकात हम लोग के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। सॉल्यूशन हम करें तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन जाए कि माइनस के ओवर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18, और ये एन स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर लिखा जो कि 4 बनता है। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू बनती है 5.43 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल पर एटम भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का जो हमने अभी डिस्कशन किया, उस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के डिस्कशन से हमारे पास फिर मजीद डिस्कशन बनता है, यानी कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी का डिस्कशन बनता है, फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन बनता है, वेव नंबर का डिस्कशन बनता है, और जो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट डिस्कशन होता है, क्योंकि असल मेहनत हमें रेडियस को समझने में और एनर्जी को समझने में लगानी होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हम अगर कैलकुलेट करना चाहें कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर ऑर्बिट पे आता है,
ठीक है, हायर से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस emitted from an electron। तो अब आप ये देखें कि विथ रिस्पेक्ट टू दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वी नो के डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू दी E2 माइनस E1, where the E1 can be mentioned as minus ME4 divided by 8 epsilon naught square H square और 1 ओवर N1 स्क्वायर। जबकि E2 का फॉर्मूला क्या बनेगा कि माइनस ME4, यानी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, बस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये N2 का स्क्वायर होगी। अब E2 E1 दोनों के हमारे पास फॉर्मूलाज हो चुके हैं। हम अब एक्सप्रेशन में अगर उनको सब्स्टिट्यूट करें कि भाई डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, तो E2 का फॉर्मूला बनता है माइनस ME4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर ओवर 1 ओवर N2 स्क्वायर माइनस, और फिर यहाँ पे हमने लिखा माइनस ME4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1 ओवर N1 स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आप ये देखिए इस इक्वेशन को हमने लिखा ठीक है। अब इक्वेशन यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करें प्लस साइन के साथ, तो हम ये जो N1 की जो एक पार्ट है उसको हम इक्वेशन के स्टार्ट में लिख देते हैं और N2 के पार्ट को इक्वेशन के लास्ट पार्ट की शुरुआत में लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आएगी और इक्वेशन हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट होगी। और एक बात आप लोग बाकायदा गौर कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को, यानी E1 और E2 दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखें, तो जब उनको आपने यहाँ पे मेंशन किया है तो जो फर्क है दोनों में वो ऑर्बिट का है, बाकी तमाम बातें कांस्टेंट हैं। तो हम उनको अगर कॉमन करके एक ही बार लिख दें तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि मैं एक ही बार लिख दूं ME4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, और यहाँ पे अलग से 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर लिख दी। ठीक है ना भाई, हमारा मामला तो आसान हो गया। और अगर खुदा ना खास्ता आपसे कभी कह दिया जाए कि भाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करो, तो अब इस पूरे हिस्से को, जैसे कि आप जानते हैं कि कांस्टेंट के तौर पर लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बना देंगे कि 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 और 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। ये बात यहाँ पे मुकम्मल, बिल्कुल खत्म।
अब यहां से जैसे मैंने कहा था ना, देखो बेटा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट को समझ लो तो आगे का काम आसान है। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल लिया, अब इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी में आप नोट करो कि भाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा था उसको अगर आप लिखो तो ये बनता है Me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। और डेल्टा ई एक्चुअली बराबर किसके होता है? डेल्टा ई बराबर होता है एच म्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीधा सीधा आ सकता है। तो हम ऊपर क्या कर रहे हैं कि भाई डेल्टा ई की जगह लिख दिया एच म्यू, जबकि इक्वेशन की राइट हैंड साइड को एज इट इज पूरा कॉपी कर दें। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपका बन गया। और अगर कभी फ्रीक्वेंसी का कोई सवाल आया तो आपके पास सॉल्व करने के लिए पूरा डिस्कशन मौजूद है। जबकि हम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दी, या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेव नंबर। ठीक है, और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उसका फॉर्मूला बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ द वेव नंबर एंड द स्पीड ऑफ द लाइट। तो यही बात आप ऊपर मेंशन कर दो भाई कि वेव नंबर इनटू द स्पीड ऑफ द लाइट me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। वेव नंबर का फॉर्मूला बनता हुआ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू me4 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये h वहां गया था, ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं, ये h क्यूब हो गया था यहाँ पे। ठीक है, और ये h क्यूब रहेगा यहाँ पर। तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और यहाँ पे c आ गया, तो ये बन गया 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब आप जितने भी थ्योरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडिया होगा कि ये वेव नंबर के न्यूमेरिकल्स पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और आपको इनकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि दिस me4 डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h cube c can be represented as like this: Rydberg constant, and the value for the Rydberg constant can be written like 10967800 मीटर इनवर्स। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दें कि 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में ये होता था 109678 और फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब हमने यहाँ पे मीटर इनवर्स में लिखा है। तो आप यहाँ पे देखें ऊपर जो फॉर्मूला बना था उस फॉर्मूले को आप समराइज करके बेहतर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपके पास वेव नंबर का फॉर्मूला बन गया। अब चूंकि ये वेव नंबर का फॉर्मूला बना और मैंने कहा कि भाई सिंध बोर्ड के एग्जाम्स में वेव नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो भाई हाथ के हाथ एक न्यूमेरिकल को देख भी लें कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन
electron of a hydrogen atom jumps from fourth orbit टू दी सेकेंड ऑर्बिट। ये भी पूरा सवाल सिंध बोर्ड की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.3 आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें, डेटा बनाएं। अब जंप कहां से किया है? फोर्थ ऑर्बिट से, यानी कि आपकी n2 की वैल्यू हो गई 4, और जंप कर कहां पे रहा है? पहले, यानी n1 क्या हो गया? सेकेंड ऑर्बिट। और आपने हाइड्रोजन एटम की बात करनी है इस पूरे डिस्कशन में, तो हमने सॉल्यूशन में क्या लिख दिया कि भाई वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इस पूरे सवाल में जो बड़ी वैल्यू होगी ना ऑर्बिट की वो n2 होगी, जो छोटी वैल्यू होगी ऑर्बिट की वो n1 होगी। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी कि 1.09678 एक्सपोनेंट 7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करें। तो इसकी वैल्यू बनी 2.051 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास डिस्कशन हुआ वेव नंबर के हवाले से, और एक तरीके से आप देखें तो हमने बोर्स थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कस किया। अब बोर्स थ्योरी बाद में कुछ लिमिटेशंस का शिकार हुई थी, जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन तो हमने इस थ्योरी के स्टार्ट में, यानी कि फर्स्ट वीडियो में आपको बता दी थी कि दिस थ्योरी सप्लाइड ओनली ऑन मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के ऊपर ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। दूसरी बात कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सिंगल प्लेन, लेकिन बाद में पता चला कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो सिंगल प्लेन पे कभी भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता, ना उसका ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन सिंगल प्लेन में ट्रेवल करता है। ठीक है जी। और फिर क्या बात भी आती है कि बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर ऑर्बिट पे गया, एनर्जी लूज करी, लोअर ऑर्बिट पे आया। लेकिन बाद में डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। तो ये वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए इस थ्योरी को लिमिटेशंस यानी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। मैं पर्सनली रिजेक्शन का लफ्ज़ या फेलियर का लफ्ज़ अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये बड़े साइंटिस्ट के बड़े काम हैं। इनमें मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई कुछ वजूहात की बिना पर इसे बोलते हैं कि जो जिस वक्त में ये लोग काम कर रहे थे उस वक्त में जो है उतने इसे बोलते हैं कि अपैरेटस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, या फिर ये लोग थोड़ा और ज़्यादा नहीं सोच सके। लेकिन इनके आप काम को टोटली गलत नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि इनका फेलियर था, ये नहीं कह सकते थ्योरी रिजेक्ट हो गई। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार इनकी थ्योरी में लिमिटेशंस हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात उठे, इनकी थ्योरी बहुत महदूद हो गई थी। ठीक है, थ्योरी में बहुत महदूद बातें थी, ये कहना फिर भी मुनासिब सा लगता है। अगले की सालों की मेहनत पे आप ये कह दें कि भाई फेलियर था, नहीं, ये थोड़ा गैर मुनासिब सी बात है। ठीक है जी, बहुत थ्योरी का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये 2 लेक्चर्स की बेस पर जो बहुत थ्योरी का डिस्कशन है आप लोग को समझ में आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।